आज हम मनुस्मृति दहन के बारे में कुछ बात करेंगे। आज 25 दिसंबर का दिन है और इसी दिन सन 1927 में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति के दहन का कार्यक्रम किया था। ये मनुस्मृति का दहन के समय जो कार्यक्रम हुआ था उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देखना बहुत ज़रूरी है। इसके पृष्ठभूमि में सबसे पहली बात जो हमें दिखती है वो ये कि इसके पहले सावित्रीबाई फुले इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उनकी सहेली फातिमा शेख स्कूल में एक शिक्षिका थी और नारी आंदोलन की बराबरी के आंदोलन की दिशा में ये शायद भारत में सबसे पहला कदम था। जब सावित्रीबाई जी ने स्कूल खोला तो उस समय उनका बहुत विरोध हुआ। उनके ऊपर, फातिमा शेख के ऊपर कई बार पत्थर, कीचड़, गोबर फेंका गया और उनको इस बात से पीछे ढकेलने की कोशिश की गई कि आपने लड़कियों के लिए स्कूल क्यों खोला है। ये भी कहा गया कि लड़कियों के लिए शिक्षा ये हमारे धर्म के अनुसार वर्जित है, इसलिए आप जो काम कर रहे हैं वो अधर्म का काम है। ये भी इस समय कहा गया कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई स्त्रियों की शिक्षा को रोकने के लिए और कहा गया जो लड़कियां पढ़ लिख लेंगी वो प्रेम पत्र लिखकर अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएंगी। वो लड़कियां अगर शादी उनकी हो गई तो वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। ऐसी अफवाहों से स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र से वंचित करने की कोशिश की गई। इसके बाद जो अगला कदम हम देखते हैं वो अम्बेडकर जी के आने के बाद हमें दिखता है और उसकी पृष्ठभूमि में भी 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहकार का आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने, स्त्रियों और पुरुषों ने, दोनों ने भाग लिया और ये स्त्रियों के सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश का एक बहुत बड़ा कदम था। अम्बेडकर जी ने उस समय देखा कि समाज में जो ऊंच नीच, गैर बराबरी है, एक ऊंच नीच जाति व्यवस्था के कारण है, दूसरी ऊंच नीच स्त्री और पुरुष के संबंध के बीच में है। तो एक धारा चली जो राष्ट्रीय आंदोलन से निकल रही थी, जो स्त्रियों को बराबरी में साथ में लेने की बात कर रही थी, और दूसरी तरफ अम्बेडकर जी जैसे इनके सिद्धांत जिन्होंने मनुस्मृति का दहन किया उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लें। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि मनुस्मृति के सिद्धांत बहुत शाश्वत हैं, पुराने समय से आए हैं, सब लोग इनकी तारीफ करते हैं और ये मनुस्मृति के सिद्धांत स्त्रियों को आदर से देखते हैं। ये बात सही है। मनुस्मृति में ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे कई श्लोक हैं जो कहते हैं स्त्रियों का आदर करना चाहिए। पर इसी के साथ मनुस्मृति में स्त्रियों को द्वितीय दर्जे के रूप में देखा जाता है। पहली बात ये देखी जाती है, ये कहा जाता है कि स्त्री जो है वो पुरुष की संपत्ति है और उसे अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। एक बच्ची के रूप में वो अपने पिता की सत्ता के अधीन है, एक पत्नी के रूप में वो पति की सत्ता के अधीन में है और बाद में अगर वो विधवा हो जाए तो उसके बेटे के सत्ता के वो अधीन है। ये मनुस्मृति का नियम समाज में उस समय लागू हुआ। अम्बेडकर जी ने ये बात देखी और उन्होंने इसीलिए इस ग्रंथ के विरोध में ये आंदोलन खड़ा किया जहाँ मनुस्मृति को जलाने के माध्यम से समाज में वो संदेश देना चाहते थे कि जो स्त्रियों की गैर बराबरी के नियम मनुस्मृति में हैं वो हमें मंजूर नहीं है। खैर, इसी आंदोलन में अगर हम देखें तो एक तरफ जहाँ अम्बेडकर, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी विचारक आए जिन्होंने समाज में बराबरी की बातें की, तो दूसरी तरफ वो आंदोलन भी आए जिन्होंने मनुस्मृति के मूल्यों को सामने लाने के लिए संगठन बनाए और ये संगठन उन्होंने धर्म के नाम पर बनाए। यहाँ मैं ये बात कह दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन एक केंद्रीय आंदोलन था। ये मुख्य रूप से वैचारिक रूप से सबकी बराबरी को मानता था। अम्बेडकर के सिद्धांत भी उससे भी आगे थे। वो स्त्रियों को बराबरी देने के लिए जो उन्होंने कार्य किए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके सब आंदोलनों में आम महिलाओं की भागीदारी थी। अब एक तरफ ये चल रहा राष्ट्रीय आंदोलन, अम्बेडकर के आंदोलन जो समाज में बराबरी के दर्जे के लिए खास तौर से स्त्रियों के बराबरी को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना किसी और बराबरी को वो देते हैं। इसके साथ इनका विरोध करने की बात जो हुई वो धर्म के नाम के राजनीति से हुई। तो मैं तीन प्रभावों को यहाँ बता देता हूँ कि एक तरफ
अंबेडकर जी के सिद्धांत जो स्त्रियों को पूरी बराबरी देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन के सिद्धांत जो स्त्रियों की बराबरी की दिशा में चलना चाहते हैं, और तीसरी तरफ इनका विरोध करने वाली वो राजनीति जो धर्म के नाम पर आई और जिसने मनुस्मृति का गुणगान किया। यह आपको बता दूं कि जहां एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति का ध्यान का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ जो संगठन बना हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदुत्व की राजनीति को लेकर, जिसके सरसंघ चालक एक बार जो माधव सदाशिव गोलवलकर थे, उनकी किताबों में, उनकी रचनाओं में सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि वो मनुस्मृति का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक अनादिकाल से आया हुआ है और इसमें भगवान मनु के जो सिद्धांत हैं वो एक शाश्वत सिद्धांत हैं, जिन्होंने हमें एक प्रकार से समाज में स्थिरता दी। ये उनके विचार थे। खैर, इसके बाद का जो हम जगह देखते हैं, मनुस्मृति के जलाने से ऑटोमेटिक स्त्रियों को बराबरी नहीं मिल गई, पर ये वो महत्वपूर्ण कदम था जो स्त्रियों की बराबरी के आंदोलन की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में स्त्रियों ने सहभाग किया, स्त्रियों की शिक्षा बढ़ी, स्त्रियों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की, पर पूरी बराबरी से वो बहुत अभी भी दूर थी। फिर पूरी बराबरी की तरफ जो अगला महत्वपूर्ण कदम आता है वह भारतीय संविधान का बनाया जाना। और भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर जी ने जो सिद्धांत रखे, 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति का एक वोट, यानी क्या, यानी इसमें महिलाओं को भी वोट देने का बराबर की नागरिकता का अधिकार मिले। ये यहाँ से हमें पता चला। यहाँ आपको ये बता दूं कि कई पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज में भी उस समय तक स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो हमारे समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारतीय संविधान के रूप में स्त्रियों के बराबरी के वोट देने के अधिकार में ये सामने आया। अब बाद में जब हम आगे चलते हैं तो धीरे धीरे स्त्रियों की शिक्षा बढ़ती गई, स्त्रियों का सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश, नौकरियों में प्रवेश, मेडिकल साइंस के एरिया में प्रवेश, शिक्षा में प्रवेश, ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता रहा, पर पूरी बराबरी से हम अभी भी वंचित रहे। अब 1980 के बाद से आपको यहाँ मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार का साहित्य सामने आया कि जो स्त्रियों की बराबरी की बात करता है, जो इस प्रकार से नारीवादी आंदोलन आया कि जिसने स्त्रियों की बराबरी के लिए सिविल कोड में परिवर्तन, ये चीजें लाने की कोशिश की। और इसी में एक और बात हम याद रखें कि स्त्रियों की बराबरी की दिशा में एक और कदम भी था जो आज़ादी के आंदोलन के तुरंत बाद भारतीय संविधान के बनने के साथ बाद आया, और वो था हिंदू कोड बिल का बनाया जाना। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को निवेदन किया कि हम आप हिंदू कोड बिल बनाइए, और उनका विचार ये था कि हिंदू कोड बिल औरतों को बराबरी का न्याय देने के लिए पहला कदम होगा, क्योंकि हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में है। उस समाज में अगर हम बराबरी ले आएंगे तो बाकी समाज भी उनका अनुकरण करेंगे। तो अंबेडकर जी ने जब हिंदू कोड बिल बनाया तो उनके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये धर्म का कोड स्त्रियों को द्वितीय दर्जा देता है, स्त्रियों को सबऑर्डिनेट मानता है। ये कोड, ये जो प्रचलित कोड है, ये पितृसत्तात्मक आधार पर चलता है, जो स्त्रियों को अपनी संपत्ति मानकर चलता है। खैर, अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल बनाया, उसमें उन्होंने स्त्रियों को बराबरी के अधिकार देने की बात की, पर यह बात उस समय की जो कैबिनेट थी, पहली कैबिनेट भारत की थी, उसको भी स्वीकृत नहीं थी। उनका बहुत विरोध हुआ अपनी पार्टी के अंदर से, कैबिनेट के अंदर से, और कैबिनेट के बाहर से। कैबिनेट के बाहर से पूरे समाज में उस समय आरएसएस और हिंदू राष्ट्रवाद को मानने वालों ने कहा कि हिंदू कोड बिल जो है ये हिंदू संस्कार, हिंदू प्रवृत्तियों के पूरे विरोध में अलग है, इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल का पूरा विरोध किया। तो हुआ क्या, हिंदू कोड बिल को डाइल्यूट कर दिया गया, उसके कई तत्वों को डाइल्यूट कर दिया गया, इसलिए पूरा हिंदू कोड बिल उस समय भी लागू नहीं हो पाया। इससे दुखी होकर, इससे निराश होकर अंबेडकर जी ने भारत के सरकार से अपने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब यही एक बात और रेखांकित कर दूं कि जैसे मैंने बात की कि भारतीय संविधान ने स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने की बात की, तो तुरंत उसके विरोध में भारतीय संविधान जब इसके मसौदा सामने आया तो यहाँ जो आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर है,
ऑर्गेनाइजर ने तुरंत बात की, ये क्या संविधान है? इस संविधान में तो भारत में जो सबसे महान संविधान निर्माता थे भगवान मनु, उनके सिद्धांतों का तो कोई उल्लेख भी नहीं है, और वो सिद्धांत तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये आप दो प्रकार से संघर्ष देखिए। एक प्रकार भारतीय संविधान जो स्त्रियों को बराबरी का अधिकार देने की बात करता है, और दूसरी तरफ वो राजनीति जो हिंदू धर्म के नाम पर है पर स्त्रियों के अधिकार को दबाना चाहती है। तो मुख्य रूप से आगे जब हम चलते हैं, भारतीय संविधान ने वो रास्ता साफ कर दिया जहां स्त्रियां बराबरी से समाज में चल सकती हैं। पर आगे 1980 के आसपास जाकर यहाँ नारीवादी आंदोलन समाज में सामने आने लग गया, स्त्रियों का समाज में प्रवेश बढ़ने लग गया, और इसके बाद एक और राजनीति सामने आई राम मंदिर का सहारा लेकर, जो 1985-86 के बाद से सामने आने लग गई। तो इसने फिर से एक हिंदू राष्ट्र की बात सामने करना चालू की। तो जो स्त्रियां समाज के क्षेत्र में आ रही थी, बराबरी के रास्ते पर आने की कोशिश कर रही थी, उनमें एक और दूसरा जो उनके कदम रोकने की बात आई, वो ये धर्म के नाम की राजनीति आई, जिसने हिंदू राष्ट्र की बात करने की शुरुआत की। अब ये हिंदू राष्ट्र की जब बात की तो कई आरएसएस के विचारकों ने ये कहा कि भारतीय संविधान ये तो विदेशी है, विदेशी मूल्यों पे बना है, इनको छोड़ दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान बनाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना है। भारतीय धर्म ग्रंथों से उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या तात्पर्य है? भारतीय धर्म ग्रंथों से उनका तात्पर्य निश्चित है मनुस्मृति के रूप में है, जो समाज के नियम, स्त्री पुरुष के संबंध, जाति व्यवस्था, गैर बराबरी, इनके आधार पे समाज में चलती है। तो खैर, स्त्रियों ने एक लंबा रास्ता तय किया और इस लंबे रास्ते के आधार पे समाज में उन्होंने प्रवेश किया। पर 1980 के बाद से उनके बराबरी के आंदोलन के संघर्ष में फिर से कुछ रुकावटें आ रही है। आज भी हमारे परिवार में, हमारे समाज में स्त्रियों को बराबरी का अधिकार नहीं है। बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। बीच में पार्लियामेंट में उनको बराबरी के अधिकार मिले, इसके लिए 33% रिजर्वेशन की बात हुई, जो बिल पारित नहीं हो सका। फिर भी स्त्रियों को बराबरी का रिप्रेजेंटेशन, बराबरी का अधिकार परिवार में, समाज में, राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। ये हमारी एक मंजिल होना चाहिए। उस मंजिल पर जाने के लिए क्या चीजें हमें याद रखना पड़ेगा? पहली चीज ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी ग्रंथ स्त्रियों की गैर बराबरी की बात करते हैं, जो भी ग्रंथ स्त्री को पुरुष की संपत्ति मानते हैं, वो ग्रंथ के विचार से अलग जाकर हमें भारतीय संविधान के विचारों को अपना आधार बनाना पड़ेगा। और इसी के साथ जिन महिलाओं ने समाज में आकर सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई और बहुत सारी महिला कार्यकर्ताएं जिन्होंने लैंगिक बराबरी के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम किए, उनके सिद्धांतों के आधार पे हमें अपना आंदोलन आगे ले जाने की जरूरत है। यहाँ मैं दो बातों पे ध्यान देना चाहूँगा। एक तरफ जहाँ ये हमारे लिए एक आदर्श है जिस रास्ते पर हमें जाना चाहिए, दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हुए हैं, जैसे 1980 और 80 के दशक में राजस्थान में रूप कंवर के सती होने का एक केस आया, जहां भारत के सब लोगों ने इस सती होने की प्रथा की निंदा की। वहीं उस समय की भाजपा की उपाध्यक्षा विजया राजे शिंदे ने इसका सती का समर्थन किया और उन्होंने पार्लियामेंट